अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल की, जो इस वक्त जारी है और सनसनीखेज मुकाबला है इस वक्त जारी बिटवीन न्यूजीलैंड एंड इंडिया। जब दूसरी इनिंग का आगाज हुआ और 252 रन का ताकुब कर रही थी इंडिया, जिस किस्म का स्टार्ट मिला ऐसा लग रहा था ये मैच इंडिया बाआसानी जीत जाएगा, टारगेट चेस कर लेगा। लेकिन उसके बाद 3 विकेट्स गिरने के बाद प्रेशर इंडिया पर भी आया है और अब ऑलमोस्ट रन अ बॉल दरकार है इंडिया को यह मैच जीतने के लिए और 7 विकेट्स उनके पास मौजूद है। 251 फॉर 7 न्यूजीलैंड ने आज स्कोर किया और इस वक्त इंडिया 149 फॉर 3 है। 17.1 ओवर्स में 99 रन मजीद चाहिए, लेकिन इंडिया की बैटिंग अभी भी काफी बाकी है। इस वक्त जो है विराट अय्यर और अक्षर पटेल इस वक्त विकेट पर मौजूद हैं। इसके बाद हार्दिक पांड्या, जडेजा, केएल राहुल, ये तीनों ऐसे बैटर हैं जो कि अच्छा खेल सकते हैं, लेकिन फिर भी ये नहीं कहा जा सकता कि इंडिया ये मैच बासानी यहाँ से जीतेगा। इस पर हम मजीद बात भी करेंगे। पाकिस्तान के लिए ये टूर्नामेंट जो है बड़ा साबित हुआ। पहले 2 मैच हारने के बाद चैंपियंस ट्रॉफी से पाकिस्तान बाहर हो गया था। बांग्लादेश वाला मैच रेन आउट हो गया, लेकिन पाकिस्तान के लिए फख्र और एजाज की बात है और खुशी की बात यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हमने बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया और ये 29 साल बाद पाकिस्तान में कोई आईसीसी इवेंट हुआ था। लेकिन ऑब्वियसली फैंस मायूस हैं कि इतने साल बाद ये इवेंट पाकिस्तान में हुआ, लेकिन पाकिस्तानी टीम अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सकी। इसके अलावा इंडिया जो आज फाइनल में है वो पहले दिन से ही फेवरेट थे, लेकिन इस पर भी बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है कि इंडिया को बड़ा अनफेयर एडवांटेज था। इसमें कोई शक नहीं है, इंडियन टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बैलेंस टीम है, टूर्नामेंट फेवरेट थे। लेकिन जब ये टूर्नामेंट जारी था तो उस दौरान ये तनकीद शुरू हुई कि क्योंकि भारत अपने तमाम मैचेस दुबई में खेल रहा है तो उनको कई एडवांटेजेस हैं। एक तो ये कि उनको पता था कि जिन विकेट्स पे वो खेलेंगे, टीम कॉम्पोजिशन उन्होंने उस हिसाब से चुना। 15 रुकनी स्क्वाड में उनके पास 5 स्पिनर थे। फिर जैसे जैसे वो इस ग्राउंड पे खेलते हुए आ रहे हैं, वो यूज्ड टू है। दूसरी टीम्स जो है वो लाहौर में भी खेली है, रावलपिंडी, कराची, और फिर वो दुबई जाते हैं इंडिया के अगेंस्ट खेलने के लिए। तो इंडिया को कहा जा रहा है कि क्योंकि वो तमाम मैचेस ये ग्राउंड पे खेल रहे हैं, इसलिए वो बहुत ज्यादा यूज्ड टू है कंडीशन से। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि बाकी टीम्स ने बहुत ज्यादा ट्रैवल किया है और इंडिया ने बिल्कुल ट्रैवल नहीं किया। आज ये आदादो शुमार सामने आए थे जो हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि भारत ने कोई ट्रैवलिंग नहीं की, जबकि न्यूजीलैंड जो उनके खिलाफ फाइनल में खेल रही है वो 7000 किलोमीटर से ज्यादा ट्रैवल कर चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान में उन्होंने लाहौर, कराची में खेला, 2 मरतबा उन्होंने दुबई ट्रैवल किया है इंडिया से खेलने के लिए। तो ट्रैवलिंग जो है वो इंडिया की बिल्कुल नहीं हुई और जाहिर सी बात है जब टूर्नामेंट के बीच में ट्रैवलिंग ज़्यादा होती है तो एक फटीक फैक्टर भी होता है। तमाम मामलात पर हम बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान राशिद लतीफ़ ने और हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। राशिद भाई, पहले इस वक्त की सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। इंडिया अभी भी फेवरेट है, 7 विकेट उनके पास मौजूद है, 97 उनको चाहिए तकरीबन 17 ओवर्स में। जी बिल्कुल, शरद अय्यर बड़े आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं, वो खेल रहे हैं, और अक्षर पटेल हैं, और आने वाले हार्दिक पांड्या, केएल राहुल, ये ऐसे बैट्समैन हैं जो कि 100 रन शायद कर लें। और न्यूजीलैंड अच्छी फाइट बैक की, अच्छी कैप्टनसी की, लिमिटेड रिसोर्सेज कंडीशन के लिहाज से अच्छा यूटिलाइज किया रविंद्रा को, बहुत अच्छी बॉलिंग की उन्होंने। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से अभी भी बराबर का मुकाबला, ऐसा नहीं है कि इंडिया यहाँ से जीत गया। यहाँ पे अच्छी कैप्टन थी, अच्छी फील्डिंग। ये कैच कहाँ से कहाँ ले गया इस मैच में, जो कैच गिल का पकड़ा है, फिलिप्स ने एक दफा फिर आउटस्टैंडिंग, वहां से गेम चेंज होती है। अगले ओवर में ही आप देखें विराट कोहली आउट हो गए, वहां से गेम को चेंज हुआ, वापस आ गए ये लोग। तो अच्छी प्लानिंग नजर आ रही है न्यूजीलैंड की, और ये मैच लगता है कि एक आध विकेट अगर मिलती है, अच्छी विकेट मिल जाती है। शहरयार अय्यर बहुत ही डेंजरस प्लेयर है, वो स्पिनर्स पे डाउन द विकेट या स्वीप वगैरह बहुत अच्छी खेलते हैं, तो उनका आउट होना मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड के लिए बहुत जरूरी है। राशिद भाई, आपने कहा वैसे अच्छी प्लानिंग नजर आ रही, लेकिन आपको लग रहा है कि एक ट्रिक न्यूजीलैंड ने मिस की। सबको पता है कि रोहित शर्मा हिटमैन है, आते साथ तेज खेलने की कोशिश करते हैं और पेसर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। सेंटनर या रचिन रविंद्रा से शुरू किया जा सकता था, इनिंग का आगाज किया जा सकता था, या उनको एटलीस्ट जल्दी लगाया जा सकता था, क्योंकि 8 ओवर के बाद जब आए सेंटनर बॉलिंग करने के लिए ऑलरेडी 59 स्कोर हो चुका था इंडिया का, तो 0 फॉर 0 पर आते बॉलिंग करने के लिए ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता। अगर वहां पे ये लोग 4 ओवर कर लेते, 4-4 ओवर कर लेते, तो बाद में मुश्किल हो जाती। जो गलतियां, जब स्पेशली स्पिनर को हमेशा अच्छे टाइम पे लेके आ जाते हैं, जैसे हम अगर अबरार को पावर प्ले में 4 ओवर करा लेते हैं, फिर आखिर में लेके जाते हैं, मिडिल ओवर मिसिंग हो जाते हैं उसके अंदर। तो ये लेकिन 8वां या 9वां ओवर आके सेंटनर ने किया, और अपने और फिलिप्स के ओवर उन्होंने, फिलिप्स और रेजवल के ओवर उन्होंने महफूज कर लिए थे। उन्होंने रविंद्रा से बॉलिंग कराते रहे
और खुद भी बॉलिंग की। तो मिडिल में जब मैच फंसा तो इनके ओवर मौजूद है। ये ना होता कि शुरू के 5 ओवर अगर सेंटनर के चले जाते या ब्रेसवेल के 4 ओवर चले जाते जी। तो वहां बहुत मुश्किलात होती। मिडिल ओवर में 11 से 40 ओवर कंट्रोल करना होता है गेम को। मेरे ख्याल से सही स्ट्रेटेजी थी शुरू में जितने बना जाए, लेकिन जब हम विकेट आउट करके आपको रोकेंगे तो उसमें मुसीबत हो सकती है इनको। सही। और एग्जैक्टली वही किया सेंटनर ने। अहमद, न्यूजीलैंड की बैटिंग के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो राशिद भाई ने पॉइंट उठाया है कि स्पिनर्स अगर अपने ओवर्स शुरू में ही करवा देते हैं तो फिर मिडिल ओवर्स में प्रॉब्लम हो सकती है। इस वक्त सेंटर के 3 ओवर्स बाकी हैं, रविंद्रा और ब्रेसवेल के 2-2 ओवर बाकी हैं, यानी कि ये 7 ओवर हैं और अब फिलिप्स को ज्यादा ओवर करवाने पड़ेंगे या फास्ट बॉलर्स को करवाने पड़ेंगे। क्या इस वजह से आपको लगता है कि बैलेंस जो है वो अभी भी इंडिया के फेवर में है मैच का? जी, अगर आपने राशिद भाई ने दोपहर में बड़ा अच्छे एनालिसिस किए थे। वो ये थे कि सेकंड टाइम जो है बॉल हो सकता है ज्यादा टर्न हो, और न्यूजीलैंड के पास भी 4 स्पिनर्स के ऑप्शन मौजूद हैं और बड़े जबरदस्त तरीके से उन्होंने उसको यूटिलाइज किया है। नया बॉल थोड़ा सा अंडर लाइट्स, इंसान को चांस लेना ही पड़ता है कि स्विंग हो जाए, कुछ ना कुछ मिल जाए, बॉल नीचे रह जाए, लेकिन जितना क्रेडिट दिया जाए कम है। रोहित शर्मा ने ऊपर से आके जो इनिंग खेली है, मैच तो उन्होंने ऊपर से एक साइड पे कर दिया था, लेकिन जैसे ही स्पिनर्स इन द गेम आए, प्रेशर पुट किया, प्रेशर के साथ फिर जबरदस्त कैच देखने को मिला, फील्डिंग देखने को मिली, और जैसे ही उनका मेन बल्लेबाज विराट कोहली भी आउट हो गया तो फिर प्रेशर भारत की टीम में आता है। बिकॉज इतने प्रेशर वाले गेम के अंदर आपके सीनियर बल्लेबाजों का क्रीज पे मौजूद होना बहुत जरूरी होता है, जिन्होंने ओवर द इयर्स ये जॉब निभाई हो। तो विराट आउट हुए, उसके बाद इनफॉर्म बैट्समैन, सेट बैट्समैन रोहित भी आउट हुए, तो उसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि 50-50 गेम है, अभी भी बॉल टू बॉल मैच है। यहाँ पे 2 विकेटें जो है पासा कहीं भी लेके जा सकती हैं। अगर यहाँ पे 1 या 2 विकेटें ले ली न्यूजीलैंड ने, कोई अच्छा कैच, कोई अच्छा रन आउट कर दिया, तो न्यूजीलैंड यहाँ पे क्लियर फेवरेट हो जाएंगे। और एट द सेम टाइम अगर ये पार्टनरशिप थोड़ी सी लंबी चल गई, मतलब कि 5-7 ओवर और चली गई, तो फिर इंडिया क्लियर फेवरेट हो जाएंगे। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं इस टाइम के ऊपर, इट्स एन इवन स्टीवन गेम, और बड़े जबरदस्त प्लेयर हैं। अय्यर, जिन्होंने अभी पीछे भी बड़े अच्छी इंग्लैंड के खिलाफ बड़ा जबरदस्त खेले हैं, इनफॉर्म है, अक्सर ऑलराउंडर है। नीचे जिस तरह भी आपने बताया, केएल राहुल पड़े हैं, जडेजा पड़े हैं, लेकिन ये जो पार्टनरशिप है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इस फाइनल के कॉन्टेस्ट में। राइट, इंडिया की बैटिंग बहुत ज्यादा डीप है। जरा न्यूजीलैंड की बैटिंग पे आ जाते हैं अहमद शहजाद साहब। शुरू में रविंद्रा ने बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया, 37 स्कोर किया 29 बॉल पे, खासतौर पे हार्दिक पांड्या और शामी को बहुत अच्छा खेल रहे थे। फिर स्पिनर्स आए, गेम बहुत ज्यादा स्लो हो गया, विकेट भी थोड़ा सा स्लो था। आखिरी 5 ओवर में फिर न्यूजीलैंड ने 50 स्कोर किए। बताइएगा जरा कि इस तरह की विकेट्स पे क्या बैट्समैन की स्ट्रैटेजी होती है, क्योंकि आपको पता होता है कि जब स्पिनर आएंगे, और खासतौर पे इंडिया के पास तो रिस्ट स्पिनर भी है, मिस्ट्री स्पिनर भी है वरुण की शक्ल में, तो क्या बैटर की स्ट्रैटेजी क्या होती है इस तरह की विकेट्स पर? देखिए, बुमराह उनके इंजर्ड थे, उसके बाद उनके जो प्लान थे वो स्पिनर्स के साथ जाने के थे दुबई के अंदर, और अभी तक जितनी भी वो गेम्स खेले हैं वो इसी तरह खेले हैं। आज थोड़ा सा शामी आउट ऑफ शॉट लगे, उन्होंने नया बॉल भी अच्छा नहीं किया, उन्होंने स्लॉट में बॉलिंग की जब उनको पता लग गया था कि स्विंग नहीं हो रहा। नॉर्मली अक्लमंद बॉलर ये करते हैं कि जब जैसे ही पता लग जाए अर्ली ऑन के विकेट में कुछ नहीं है, इन दी एयर स्विंग नहीं है, तो अपनी लेंथ खींच लेते हैं, लेकिन शामी ने वैसा नहीं किया। उन्होंने विकेट टेकिंग बॉल करना चाहे, जिसको रविंद्र ने और यंग ने बड़े जबरदस्त तरीके से, रविंद्रा ने पुट अवे किया, देवर ऑफ टू अ फ्लायर एज वेल। लेकिन उनके पास बड़ी डेप्थ मौजूद है उनकी बॉलिंग के अंदर भी। देखिए आप, अक्सर है, जडेजा है, फिर कुलदीप यादव है, और कुलदीप यादव ने जो 2 विकेटें ली, डिसीव किया, वो उनको गेम के अंदर लेके आए बड़ी जबरदस्त तरीके से। और जैसे ही 2 विकेटें मिली हैं, सारे चारों के चारों स्पिनरों ने मिलकर जो है अटैक कर दिया और सफोकेट किया न्यूजीलैंड के बैट्समैन को। लेकिन वो भी लगे रहे। लेकिन आप ये देखिए कि कितनी डेप्थ मौजूद है दोनों टीमों के अंदर के। जो ब्रेसवेल ने नीचे से इनिंग खेली है, जो 50 की है, वो दोबारा से उनको 250 तक पहुंचा गया। एक टाइम पे ये लग रहा था कि न्यूजीलैंड 220 230 ही कर पाएगा, लेकिन नीचे उनका जो ऑलराउंडर था उसने बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली है। उसने, शामी का भी ऑफ डे था, उनको भी काफी स्कोर हो गए नीचे। 10 ओवरों में जो 7 ओवर थे उसका यूटिलाइज किया और एक डिसेंट टारगेट तक ले गए। राइट, राशिद भाई, ये जो मिडिल ओवर्स हैं ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है बॉलिंग करते हुए इंडिया की। उनके जो स्पिनर्स हैं वो बाउंड्रीज तो दूर की बात है, सिंगल भी आसानी बैट्समैन को नहीं लेने देते। आज भी रोहित शर्मा ने बड़ा अच्छा यूटिलाइज किया, बॉलर्स ने शानदार बॉलिंग की। क्या इससे बेहतर खेल का मुजाहरा हो सकता था? न्यूजीलैंड की जानिब से कोई बेहतर स्ट्रैटेजी हो सकती थी उनकी? देखिए, रचिन के आउट होने से फर्क पड़ा। उन्होंने कोशिश की थी कि वो ऊपर से ही ना जरा सा तेज खेले और रन को तेजी से बढ़ाए, और जब तक वो रहे रन बनते रहे। लेकिन जैसे ही कुलदीप ने उनको रॉन्ग वन पे आउट किया, उनको समझ में नहीं आई, वहां से गेम को चेंज हुआ है। लेकिन
मुदाहमत जरूर की, विलियमसन आउट हो गए, डेरिल ने आखिर तक गए, लेकिन ये है कि अगर मैक्सिमम शायद 275 रन कर सकते थे, जो पिच लगती है उस तरह से। तो इंडिया का ये था कि अगर इनको मिडिल ओवर देखे ना, 28 ओवर से 40 ओवर तक, इन्होंने 45 मिनट में ये ओवर्स कर दिया, या 40 मिनट के अंदर बहुत क्विक चेंज किया है इन्होंने। अगर 2-2 3-3 रन के ओवर दे रहे हैं, उनका एक तो इकोनॉमी रेट नीचे किया, ऊपर से बहुत स्पीड से ओवर किए, टाइम नहीं दिया कि एकदम से 40 ओवर सामने आ गए और कुलदीप यादव और वरुण दोबारा बॉलिंग कर रहे हैं। उनके गेम प्लानिंग बहुत बहुत क्विक है, बहुत तेजी से अपनी फील्ड चेंज करके ओवर फिनिश किए उन्होंने। तो ये भी एक इनके हिस्सा था। लेकिन डेरिल ने बहुत अच्छी बैटिंग की और फिर ब्रेजवेल उसको लेके गए। मेरे ख्याल से 250 252 अच्छा स्कोर है। अभी ये और को लेके आए, मेरे ख्याल से अभी जो मैच चल रहा है इसके ये दोनों बाउंसर को छोड़ते नहीं है, शरद अय्यर भी नहीं छोड़ते और साथ में अक्षर पटेल भी नहीं छोड़ते। शायद इनको आउट करने के लिए लेके आए, यहाँ पे बाउंसर करेंगे तो चांस होता है, अभी मारी है उन्होंने। तो यहाँ पे न्यूजीलैंड को है कि अगले ओवर में एक आध तगड़ा बाउंसर हो, विकेट लेने के लिए इनको लेके आया गया है। राइट, अगर यहाँ से विकेट गिरती है तो फिर ऑब्वियसली जो मुकाबला है ज़्यादा दिलचस्प हो जाएगा। अहमद शहजाद साहब, इसमें तो मेरे ख्याल से कोई दो राय नहीं है, इंडिया पहले दिन से फेवरेट है, बहुत ज़्यादा बैलेंस टीम है, इन ट्रैक्स के ऊपर उनके बैटर्स बॉलर्स बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। लेकिन एक तनकीद ये हो रही है और शायद ये एक लर्निंग भी हो आईसीसी के लिए कि क्योंकि इंडिया पाकिस्तान नहीं आ सका, उनके सारे मैचेस दुबई में थे, तो उनको कहा जा रहा है कि एक एडवांटेज है, टीम भी उन्होंने उस हिसाब से चुनी और फिर ट्रैवल भी नहीं किया। जबकि अभी मैंने बताया न्यूजीलैंड 7,000 किलोमीटर ट्रैवल कर चुकी है। दोनों ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ने ट्रैवल किया दुबई में और इंतजार कर रहे थे कि आखिरी ग्रुप स्टेज का क्या फैसला होगा और फिर एक टीम वहीं रुकेगी, दूसरी टीम वापस पाकिस्तान आएगी। तो आपको लग रहा है कि ये जो एडवांटेज है इंडिया को बहरहाल मिला है? क्योंकि मैं देख रहा हूं सुनील गावस्कर साहब वो मानने को तैयार नहीं है, गौतम गंभीर कह रहा है कि तनकीद करने वालों को ग्रो अप होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए उनको। आपको क्या लग रहा है कि एडवांटेज बहरहाल मिला है इंडिया को इस टूर्नामेंट में? देखें शहजाद भाई, जब ये फ्यूजन सो कॉल्ड जो हाइब्रिड मॉडल था, ये सारे जो क्रिकेट बोर्ड्स बैठ के डिसाइड हो रहा था, तो क्या उनको नहीं पता था कि ये चीज होगी? हमने तो पहले ही बोल दिया था पहले दिन के ये चीजें होंगी। भारत अपना स्क्वाड जो है एक ही कंडीशन के हिसाब से चूज कर सकता है। आप भारत को कहीं और ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, वो क्लाइमेटाइज बेहतर तरीके से हो जाएंगे, कंडीशंस को बेहतर तरीके से समझेंगे। जब ग्राउंड में आप टाइम स्पेंड करते हैं एक ही ग्राउंड में, तो वहां की एनर्जीज होती हैं और एनर्जीज आपको वाइब देती हैं, वो वाइब से आपके गट डिसीजन लेते हैं और आप गट की सुनते हैं क्रिकेट के अंदर। तो वो जब इतनी देर आप एक ही ग्राउंड के अंदर लगाते हैं, तो आपका जो गट है मोर ऑफन देन नॉट आपको राइट जो आंसर्स है वो देता है, फिर आप उसको फॉलो करते हैं। ये एडवांटेजेस तो बिल्कुल मौजूद है, लेकिन ये सारी चीजें पहले पता थी सारे क्रिकेट बोर्ड को। अब जब भारत अच्छी क्रिकेट खेल के फाइनल के अंदर पहुंचा है, तो अब ये सारी चीजों को बाहर लेके आना, आई थिंक इसका कोई मकसद है नहीं। जहां तक आप ट्रैवलिंग की बात कर रहे हैं, कोई बायलैटरल सीरीज भी आप खेलने जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप वेस्ट इंडीज खेलने चले गए हैं, तो एक मैच आपका गयाना में है, दूसरा मैच जो है ना बारबेडोस है और फिर सेंट लूसिया है। तो वहां पे भी आपको बहुत ट्रैवलिंग हर जगह करनी पड़ती है, मैच टू मैच आपको ट्रैवल करना पड़ता है। अक्सर तो ऐसा होता है कि आप वेस्ट इंडीज के अंदर के अगला स्टॉप आपका आधा घंटा दूर होता है, लेकिन वो फ्लाइट की रूट इस तरह के होते हैं कि उसको पूरा घुमा के वो लेके आता है और आपको 3-3 4-4 घंटे लग जाते हैं। तो ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है, कोई एक्सक्यूज वाली बात नहीं है। बिल्कुल भारत ने जो शुरू में ही डिसीजन लिया था अपनी टीम को पाकिस्तान ना भेजने का, वो गलत था, हमने ये पहले भी बोला है। लेकिन अब उनके प्लेयर्स मेहनत करके अपनी टीम को फाइनल के अंदर लेके आए हैं एंड दे आर द डिजर्व फाइनलिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे हम बात कर रहे हैं, एक छक्का भी दिया है, यानी कि अब 79 उनको चाहिए 81 बॉल्स पे। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद लतीफ़ साहब और अहमद शहजाद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद हम मजीद इशूज़ पे बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हुकूमत पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स और बिजली की कीमतों में कमी की मुसलसल कोशिश करिए ताकि अवाम को रिलीफ दिया जा सके। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने मुशीर मोहम्मद अली की सरबराही में एक खसूसी टास्क फोर्स भी तश्कील दी थी, जिसमें मिलिट्री अफसरान भी शामिल है। हुकूमत ने पावर सेक्टर में कैपेसिटी पेमेंट्स के मसले को हल करने के लिए जहां मुख्तलिफ IPP से मुज़ाकरात के जरिए मुआहदों को रीनिगोशिएट करके बिजली की कीमत में कमी करने की कोशिश की है, वहीं अब पावर सेक्टर में सर्कुलर डेट पर काबू पाने के लिए हुकूमत कमर्शियल बैंकों से कर्जा लेने जा रही है। ज़राए के मुताबिक IMF के साथ होने वाले तकनीकी सतह के मुज़ाकरात में पाकिस्तानी हुकाम ने IMF वफ्द को ये ब्रीफ किया है कि हुकूमत गर्दिशी कर्जों पर काबू पाने के लिए कमर्शियल बैंकों से 1250 अरब रुपए के कर्ज लेने जा रही है, जिसके लिए मुआहदा तय पा चुका है और ये कर्ज 10.8% की शरह सूद पर लिया जाएगा। इससे पहले वजीर तवानाई अवैस लगारी ने सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी को यह बताया था कि कैपेसिटी पेमेंट्स के मसले पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने 27 IPPs के साथ मुआहदों पर नजरसानी की है।
इस ब्रीफिंग में हुकूमत ने यह दावा किया था कि मुआहदे पर नजरसानी से हुकूमत को 1500 अरब रुपए की बचत होगी। अवैस लगारी ने यह दावा भी किया था कि मुआहदे पर नजरसानी से सार्फिन को 3.25 से 3.5 रुपए फी यूनिट तक का रिलीफ मिलेगा। अहम बात यह कि एक तरफ हुकूमत आईपीपीज के साथ मुआहदों को रीनिगोशिएट करके बिजली की कीमत कम करने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ सोलर एनर्जी पे सार्फिन की मुंतकली की वजह से बिजली के टैरिफ में इजाफा हो रहा है। पावर डिवीजन के ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सोलर पैनल्स लगाने वाले सार्फिन ने नेट मीटरिंग के जरिए ग्रिड पर इन्हसार करने वाले सार्फिन पर 159 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया है, जिसकी वजह से उनके टैरिफ में फी यूनिट 1.5 रुपए का इजाफा हुआ है। पावर डिवीजन के मुताबिक नेट मीटरिंग वाले सार्फिन की तादाद 2,83,000 तक पहुंच चुकी है, जो अक्टूबर 2024 में 2,26,440 थी। पावर डिवीजन के आला हुकाम ने खबरदार किया है कि अगर फौरी तौर पर नई पॉलिसी मुतारिफ ना करवाई गई तो अगले 10 साल में नेट मीटरिंग पॉलिसी के बायस सिस्टम पर पड़ने वाला माली बोझ 503 अरब रुपए से तजावुज कर जाएगा, जो बराह रास्त सार्फिन पर मुंतकिल होगा। ज़राए का कहना है कि इन तकनीकी सतह के मुज़ाकरात के दौरान हुकूमत ने IMF को यह तजवीज़ भी दी है कि शमसी तवानाई से पैदा होने वाले यूनिट्स को कम नर्ख पर खरीदा जाएगा। इस वक्त हुकूमत ये इजाफी बिजली 27 रुपये फी यूनिट के हिसाब से खरीद रही है, जिसे कम करके तकरीबन 10 रुपये फी यूनिट पर लाने की तजवीज़ दी गई है। पिछले साल जुलाई में हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए अवैस लगारी ने कहा था कि सोलर पैनल पर मुंतकिल होने वाले सार्फिन की तादाद में इजाफा हमारे लिए नहीं है जितना उनसे महंगी बिजली खरीदना मसला है, और हम नए सार्फिन के लिए पॉलिसी को तब्दील करेंगे। जब इस बात का इदराक है कि बहुत हम उनको इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, वो 1.5-2 साल में अपना सारा सरमाया वापस ले लेते हैं, तो उसको चेंज क्यों नहीं किया जा रहा है? इस वक्त हम जो ऑलरेडी लगा चुके हैं उनके साथ हमारे 7-7 साल के कॉन्ट्रैक्ट, तो हम जो एग्जिस्टिंग लगा चुके हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट्स को किसी भी सूरत में चेंज नहीं करेंगे। जो नए कॉन्ट्रैक्ट सोलर के नेट मीटरिंग के आएंगे उसमें अगर ये रेट ऑफ रिटर्न जारी रहा और अगर इतने ही सस्ता सोलर पैनल रहा तो हम जरूर इस चीज को देखेंगे कि उनकी जो रेट है जिसके ऊपर हम उनके साथ लेन देन कर रहे हैं उसको इस किस्म का रैशनलाइज करें ताकि उनके पैसे 3-4 साल में पूरे हो जाए। अगर लाख कंज्यूमर्स हैं तो जितनी तेजी से अब जो तबका अफोर्ड कर सकता है वो जितनी तेजी से सोलर पे जा रहा है, ये कंजम्पशन तो ग्रिड की और कम होती रहेगी, यानी कि कैपेसिटी पेमेंट और बढ़ती रहेगी उन लोगों के लिए जो कि ग्रिड पर होंगे। तो इसमें ताखीर क्यों हो रही है? तो सोलर नेट मीटरिंग में जाने की कंजम्पशन का हमें इतनी परवाह नहीं है जितनी इनसे महंगी बिजली खरीदने की परवाह है, क्योंकि इनसे जितनी महंगी हम बिजली ले रहे हैं उसकी वजह से आम सार्फिन और इंडस्ट्रियल सार्फिन की बिजली इसकी वजह, तो इसको भी हम इस वक्त स्टडी करें। और इन मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वफाकी वजीर तवानाई सरदार अवैस लगारी। अवैस लगारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं सर्कुलर डेट के हवाले से, क्योंकि इस हफ्ते ये इतलात आई हैं, ये खबरें भी आई हैं कि जो इस वक्त डेट है सर्कुलर डेट का जो तकरीबन 2,400 अरब रुपए का है, उसको सेटल करने के लिए अब हुकूमत कमर्शियल बैंक्स के साथ मुआहदा करने जा रही है। उनसे 1250 अरब रुपए बोरो किए जाएंगे और ये तकरीबन 10.8% पे बोरोइंग करेगी हुकूमत, जो कि उससे कम है इंटरेस्ट या पेनल्टीज जो इस वक्त हम देते हैं आईपीपीज को अगर उनको वक्त पे अदायगियां नहीं होती है। जरा बताइएगा कि ये मुआहदा फाइनल हो चुका है या वर्क इन प्रोग्रेस है ये इस वक्त? शहजाद भाई, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। एक तो ये है सर कि हम जो इस वक्त का हमारा टोटल पावर सेक्टर का जी गर्दशी कर्जा है वो तकरीबन 2.4 खरब रुपए 2,400 अरब रुपए है, जो कि इमरान न्याजी साहब की हुकूमत में 1,580 अरब रुपए से जिसमें इजाफा हुआ था, और उनके दौरे हुकूमत के बाद पीडीएम की और इस गवर्नमेंट ने उसको तकरीबन फ्लैट रखा हुआ है, उसको बढ़ने नहीं दिया। अब ये 2,400 अरब रुपए का जो गर्दिशी कर्जा है इसमें से कुछ ऐसा कर्जा है जो हमने हुकूमत के प्लांट्स को देना है, और उस कर्जे के ऊपर जो पेबल्स हैं, हमारे वाजिबात हैं, माफ़ करें वाजिबात जो हैं वो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता, तो उसको तो हम बैंकों से कर्जा नहीं लेंगे, बिकॉज जिसके ऊपर सूद ही चार्ज नहीं हो रहा वो हम सूद का महंगा कर्जा लेके अपना बोझ क्यों बढ़ाएं। सही। दूसरा, आपका 2,400 अरब में से कुछ कई 100 अरब रुपए ऐसे वाजिबात हैं जो हमने रिव्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर और नेगोशिएशंस के अंदर जो लेट पेमेंट के जो चार्जेस की मद में थे वो हमने माफ करवाए हैं और हुकूमत को रिलीफ दिलवाया है और लोगों को। ये तकरीबन 460 अरब रुपए बनता है
जी ये तकरीबन 460 अरब रुपए बनता है। जी हाँ, लेकिन अभी मुस्तकबिल में जो और रिव्यू हो रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, इसमें इसके अंदर इजाफा होगा। बाकी रह जाएगा तकरीबन कोई 1200 कुछ अरब रुपया। वो हमने बैंक्स के साथ निगोशिएशन शुरू की हैं, क्योंकि लोअर इंटरेस्ट की वजह से और कम खर्चे की वजह से और बेहतर रीस्ट्रक्चरिंग जो हम इस वक्त डिज़ाइन कर रहे हैं, उसकी वजह से हम इसको न सिर्फ इसका सूद दे सकेंगे, बल्कि अगले 5 या 6 साल जितनी भी बैंक्स के साथ हमारी फाइनलाइज होगी, हम इस गर्दशी कर्जे को मुकम्मल तौर के ऊपर हमेशा के लिए इससे जी निजात भी हासिल कर लेंगे। तो ये बहुत बड़ा एक स्टेप है और इंशाल्लाह हुकूमत इसमें जल्द कामयाब हो जाएगी। और अभी जो आईएमएफ के साथ टेक्निकल लेवल के टॉक्स थे, क्या ये प्रपोजल आईएमएफ के सामने भी रखा गया है और इस पर उनका क्या कहना है? क्योंकि एक ये भी रिपोर्ट हुई थी कि आईएमएफ का ये कंसर्न है कि अगर आने वाले वक्त में पावर डिमांड कम होती है तो फिर ये इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट कैसे वापस पे किया जाएगा? नहीं, ये पावर डिमांड कम होने से इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे पास इतना जो डेट सर्विसिंग सरचार्ज है जो हम चार्ज करते हैं कंज्यूमर्स को, तकरीबन 2.83 रुपए, उसके अंदर बहुत रूम है और हम अपनी एफिशिएंसीज भी माशाल्लाह अब बढ़ी हैं और हम बहुत सिक्योर फील कर रहे हैं। और इंशाल्लाह लोअर इंटरेस्ट रेट्स की वजह से भी जो बचत हो रही है, हम इंशाल्लाह 6 साल में इस मुल्क को इस गर्दिशी कर्जे से मुकम्मल तौर पे निजात देंगे। आईएमएफ को ज़रूर हम इतला दे के रख रहे हैं और वो हमारे डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं, लेकिन मुझे इसमें कोई मुश्किल पेश नहीं नजर आ रही। और ये जो 2.83 रुपए का सरचार्ज है, ये ऑलरेडी लगा हुआ है, कोई नया सरचार्ज तो नहीं लगने जा रहा है जिसकी वजह से जहां से ये रकम इकट्ठा की जाएगी? नहीं शहजाद भाई, हम किसी भी तरीके से अपने कंज्यूमर के ऊपर कोई और मजीद इजाफी बोझ नहीं डालेंगे। अभी सब ये जो आप कह रहे हैं कि 1250 अरब रुपए का कर्जा कमर्शियल बैंक से लेके जो स्टॉक है सर्कुलर डेट का उसको सेटल किया जाएगा, लेकिन पहले भी 2013 में भी 480 अरब रुपए का जब था सर्कुलर डेट तो वन ऑफ पेमेंट की गई थी उसको खत्म करने के लिए, लेकिन उसके बाद हमने दोबारा देखा कि जो फ्लो था सर्कुलर डेट का वो रुक नहीं रहा था और 2400 अरब रुपए सर्कुलर डेट इस वक्त मौजूद है। तो अभी भी अगर हम पे ऑफ कर देंगे तो ये सर्कुलर डेट दोबारा फिर खड़ा हो जाएगा क्या? शहजाद भाई, मैंने पिछले दिनों में काबीना को जब प्रेजेंटेशन दी थी पूरे पावर सेक्टर के ऊपर, जो आपके टेलीविजन चैनल्स में भी एयर हुई थी, उसके बाद मैंने ट्वीट भी किए हैं जिसमें एक सेक्युलर डेट का रिकॉर्ड भी मैंने पेश किया है अवाम के सामने। जब से इमरान न्याजी की हुकूमत ख़त्म हुई है, जो 1580 अरब के अंदर उसने इजाफा किया सेक्युलर डेट में, उसके बाद बहुत कम इजाफा हुआ है और पिछले साल ये इजाफा तकरीबन 80 अरब का सिर्फ हुआ था। और इस साल ये इजाफा नहीं बल्कि इसके अंदर हमारी बेहतर डिस्कोर्स की परफॉर्मेंस की वजह से हमारी सेविंग हो रही है और इसके अंदर कमी आएगी। तो हम इसके अंदर मजीद इजाफा अपनी इनएफिशिएंसीज की वजह से नहीं लेके आएंगे और इसके अंदर हर साल कमी आ रही है। अब इसमें मजीद पॉजिटिव होने का कोई खदशा हमारी इस गवर्नेंस बेहतर के साथ नहीं है इंशाल्लाह। राइट। और एक तरफ तो आप लोग इन सर्कुलर डेट को के ऊपर काबू पाकर या जो आईपीपी से रीनिगोशिएट करके बिजली की कीमत कम करने की कोशिश करें, लेकिन दूसरा जो अब रिपोर्ट आई है सोलर के हवाले से कि क्योंकि अब बहुत सारे जो है वो मुंतकिल हो रहे हैं सोलर पे और उसकी वजह से तकरीबन 159 बिलियन रुपीस का बोझ जो है वो उन कस्टमर्स पे आता है जो कि ग्रिड से बिजली लेते हैं और ये तकरीबन बनता है 1.5 रुपए पर यूनिट। अब इस हवाले से क्या हिकमत अमली है, क्योंकि अवैस लगारी साहब पहले आपसे बात हुई है और आप खुद ये कहते रहे हैं कि इस वक्त अगर कोई सोलर लगाता है तो 1.5-2 साल में वो उसका पे बैक पीरियड होता है, हमें जो जिस रेट पे हम बिजली खरीदते हैं उसको कम करने की जरूरत है ताकि अगर 4-5 साल में भी किसी कंज्यूमर की रिकवरी हो तो दैट इज अ गुड इनफ टाइम। लेकिन अब तक ये फैसला किया नहीं गया है, वजह क्या है इसकी? मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ और शुक्रिया कि आप इस एफर्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसकी जल्द ईसीसी को समरी मूव होगी और आज के बाद जितने भी नेट मीटर्स उस समरी के अप्रूव होने के बाद लगेंगे, उन सार्फिन को भी इतना मौका दिया जाएगा उनका मुनाफा कि वो 4 से 5 साल में अपने पैसे पूरे करें। लेकिन उनसे जो खरीदारी की जाएगी बिजली की, वो उसी रेट पे की जाएगी जो बाकी पूरे पूल की और ग्रिड की एक इज्तिमाई एनर्जी कॉस्ट है। अंदाजन वो तकरीबन कोई 9.5 से 10 रुपए होगी
और इसमें जो ऑलरेडी लोग नेट मीटर्स लगा चुके हैं, हम उनकी कॉन्ट्रैक्ट्स को रिस्पेक्ट करेंगे और उनके कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। आइंदा मुस्तकबिल के अंदर लगाने वालों के लिए एक नए रेट का इदराक किया जाएगा जो कैबिनेट की अप्रूवल से होगा। यानी अभी जो बिजली खरीदी जाती है सोलर वो तकरीबन 27 रुपए पर है, आप कह रहे हैं उसको तकरीबन 9.5-10 रुपए पर लेकर आएंगे? जी हाँ, और इसके बावजूद वो तकरीबन 4 से 5 साल में अपनी इन्वेस्टमेंट को पूरा कर लेंगे, तो अभी भी बहुत हेल्दी इन्वेस्टमेंट रह जाएगी। जो इस वक्त बहुत विंडफॉल प्रॉफिट्स थे और मुल्क के 2,83,000 नेट मीटर के मालिकान, बाकी पूरे मुल्क के ऊपर 3 करोड़ से ज्यादा मीटर्स के ऊपर 150 अरब रुपए सालाना का बोझ थे। और अगर ये हमने कदम ना उठाया जी, अगले 5 साल के अंदर ये बोझ बढ़ के सालाना तकरीबन 600 अरब रुपए का बन जाएगा मजीद नेट मीटर्स के साथ, जो कि तकरीबन 5 से 6 रुपए एक गरीब और एक मिडिल क्लास के आदमी के लिए कीमत में इजाफे का बायस बनेगा। उससे आज हम इंशाल्लाह मुल्क को हमेशा के लिए बचाने का इरादा रखते हैं। लेकिन अवैस लगारी साहब, मैं बार बार आपसे पिछले साल भी ये सवाल कर रहा था, जब इस बात का इदराक आपको भी है, तमाम लोगों, इसकी इंप्लीमेंटेशन में इतना वक्त क्यों लग रहा है? क्योंकि पावर डिवीजन ने जो अभी नंबर्स जारी किए उनके मुताबिक अक्टूबर में, यानी कि आज से तकरीबन 6-7 माह पहले 2,26,000 सोलर के कंज्यूमर्स थे। अब वो नंबर बढ़ के 2,83,000 हो चुका है, यानी कि 50-60 हजार का फर्क आ चुका है। तो हम जितना इंतजार करते जाएंगे उतने सोलर लगते जाएंगे, और आप कह रहे हैं कि ये जो नई पॉलिसी का इदराक है वो फिर नए कस्टमर्स पर होगा। लेकिन इस दौरान तो मजीद और कंज्यूमर्स आ गए हैं, मजीद बोझ बढ़ रहा है उन लोगों पे जो कि ग्रिड से बिजली लेते हैं, तो उसमें ताखीर क्यों हो रही है इतनी? शहजाद भाई, हमने अपनी एक साख बनानी थी। ये बात तो पिछले, आपको याद है, अगर आप टीवी के रिकॉर्ड उठाएं तो पिछले जून में मेरी मीडिया में और इधर उधर ऐसी की तैसी की जा रही थी कि सोलर को डिस्करेज कर रहा है। इस बात का इदराक उस वक्त से हमें था, फिर हमने पूरे उसके नंबर्स रन किए, उसकी कैलकुलेशंस की, उसके सबूत सामने इकट्ठे लेके आए, और अब हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अपने रिफॉर्म्स के जरिए इस हुकूमत की साख इतनी बन चुकी है कि डंके की चोट के ऊपर इसका अमल दरामद फौरी तौर के ऊपर करने लगे हैं। राइट। और क्या ये भी एक इशू है कि अगर कंज्यूमर्स सोलर पे शिफ्ट होते रहेंगे तो जो ग्रिड पर से बिजली है वो कम लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे, और जो कैपेसिटी पेमेंट का इशू एक ऑलरेडी मसला है जिसको आप आईपीपीज के साथ रीनेगोशिएट करके हल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर वो मसला भी तो बढ़ता रहेगा ना। लोग ग्रिड पे नहीं होंगे, सोलर पे होंगे, उसका क्या सोल्यूशन है? जी, ग्रिड पे उनको रखने का और मजीद बढ़ाने का सिर्फ एक ही वाहिद रास्ता है कि हम बिजली की कीमत को सस्ता करें और लोगों को और इंडस्ट्री की डिमांड को बढ़ाएं, जो एक हेल्दी डिमांड होती है। और हुकूमत और वजीर आजम साहब खुद इसको लीड कर रहे हैं, और जल्द ही आप शायद इसके मामले के अंदर 2-3 बहुत सीरियस इकदाम होते हुए देखेंगे इंशाल्लाह। राइट। और दूसरा जरा बताइएगा कि जो आईपीपी से रीनेगोशिएशन का मामला है, लास्ट जो सेनेट में ब्रीफिंग दी गई थी उसमें बताया गया था कि अब तक 27 आईपीपीज के साथ रीनेगोशिएशन हो चुकी है, जिसमें कुछ तो प्लांट बंद भी किए गए हैं, और उसका जो टोटल बचत है उससे वो तकरीबन 1500 अरब रुपए की होगी ओवर द ईयर्स, और इसका इंपैक्ट फी यूनिट बिजली पे 3 से 3.5 रुपए तक का है। ऐसा ही है, या जब रीनेगोशिएशन मुस्तकबिल में भी जब कंप्लीट होगी तो उसका इंपैक्ट 3-3.5 रुपए तक आएगा? नहीं, अभी तक हमने तकरीबन 3-3.5 का हमने बेनिफिट उठा लिया है, और मजीद इंशाल्लाह अगले 1 महीने के अंदर और रिजल्ट हमें आएंगे जिससे मजीद इजाफा होगा, और पाकिस्तान के लिए और कंज्यूमर्स के लिए मजीद बिजली के अंदर कमी उससे वाक़ई हो सकती है। लेकिन अवैस लगारी साहब, अब तक कोई ऐसी खबर मेरी नजर से गुजरी नहीं जिसमें यह बताया गया हो कि बेस टैरिफ में 3 से 3.5 रुपए तक की कमी की गई है। फ्यूल एडजस्टमेंट होती रहती है, बेस टैरिफ तो कम नहीं हुआ है अब तक। एक तो फ्यूल एडजस्टमेंट के अंदर भी बहुत कमी हुई है, लेकिन बेस टैरिफ के अंदर भी आपके पिछले जून से अभी तक ऑन एन एवरेज 5.5 रुपए पर यूनिट की कमी हो चुकी है। और ये भी मैंने ट्वीट किया है, और तमाम कैटेगरीज के अंदर जिस जिस कैटेगरी के अंदर कितनी कमी हुई है उसका भी बाकायदा अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर बयान वो लिख के दिया है। और इंडस्ट्री के लिए तो शहजाद भाई तकरीबन 11.5 रुपए पर यूनिट की कमी जून से लेके अभी तक हो चुकी है, क्योंकि हमने 151 अरब रुपए की
क्रॉस सब्सिडी का बोझ भी वजीर आजम साहब ने उनसे हटाया था। जी जी, इंडस्ट्री के हवाले से ये फैसला हुआ था। अभी क्या आईएमएफ से इस पर भी बातचीत हुई है कि जो टैक्सेस हैं बिजली की के ऊपर जो लगते हैं टैरिफ के अलावा, उसमें कमी की जाए, और आईएमएफ ने रिफ्यूज कर दिया इस प्रपोजल पर? आईएमएफ ने किसी चीज को रिफ्यूज नहीं किया। आईएमएफ ने हमारे पूरे पावर सेक्टर रिफॉर्म्स का बिल्कुल बारीक बीनी से जायजा लिया है और हमारी वो मीटिंग बहुत अच्छी हुई है, और हम समझते हैं कि हमारे डेवलपमेंट पार्टनर्स में इस बात की का मुकम्मल एक एहसास है कि पाकिस्तान आज तक कभी भी इतना क्लैरिटी के साथ और सीरियसली रिफॉर्म्स नहीं कर रहा था जो आज पावर सेक्टर में हो रहे हैं। और मैं समझता हूं कि इसी साख की बनने की वजह से मुझे उम्मीद है कि हमारे डेवलपमेंट पार्टनर्स हमें स्पेस देंगे ताकि हम डिमांड के मसले को हल करें और एक मरते हुए ग्रिड को दोबारा जिंदा करके इसके अंदर एक हिम्मत और एक एनर्जी लेके आए। अवैस लगारी साहब, तो ये जो आईपीपी से रीनिगोशिएशन का सिलसिला है, ये अब मुकम्मल हो चुका है या मजीद आईपीपी से आप रीनिगोशिएट करेंगे? और जो प्लांट 2015-16 के बाद लगे हैं, जिसमें कुछ प्लांट्स मकामी सतह पे लगे, कुछ जो है हुकूमत के थे और बाकी चाइनीज पावर प्लांट्स भी थे, क्या उनसे भी रीनिगोशिएशन की जाएगी? सर 2015 के मुकम्मल बाद जितने भी विंड सोलर जो भी प्लांट्स लगे हैं, तमाम के साथ निगोशिएशंस इस वक्त हो रही है। और हमारे जो गवर्नमेंट के प्लांट्स हैं उसका तो जल्दी अभी कैबिनेट के अंदर हम आएंगे, उनके साथ तो हमारी बातचीत तय हो चुकी है। और गवर्नमेंट के प्लांट्स का बहुत बड़ा एक पोर्टफोलियो है और उसकी वजह से भी खातिर खा कमी आएगी। जो हमारे चाइनीज प्लांट्स हैं उनके साथ भी हमारी गुफ्तगू, उनका जो डेट का जो टेन्योर है जी, उसको एक्सटेंड करना, ये तमाम चीज़ें उनके साथ इस वक्त ऑन द टेबल हैं। उसमें शायद बाकी प्लांट से ज़्यादा देर लग रही है क्योंकि उसका अपना एक सीपैक का फ्रेमवर्क भी है जो आम आईपीपी से ज़रा मुख्तलिफ है। तो वो भी हम एक बायलैटरली चाइना के साथ गुफ्त शुनीद में इस वक्त इन्वॉल्व हैं और इंशाल्लाह उसको भी किसी ना किसी स्टेज के ऊपर ज़रूर हल कर लेंगे। और ओवरऑल जब ये नेगोशिएशंस हो जाएंगी, हुकूमत का टारगेट क्या है, कितना इंपैक्ट आएगा और बिजली की कीमत में कितनी कमी होगी? तो मैं इस वक्त आपको बहुत क्लैरिटी के साथ नहीं बता सकता, वो डिपेंड करते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के रिव्यू के अलावा भी कई ऐसे इकदाम हैं जो हमारी एफिशिएंसीज की वजह से, लोअर इंटरेस्ट रेट्स की वजह से, और जो टैक्सेशन का बहुत बड़ा बोझ हमारे ऊपर है और बहुत हाईली टैक्स्ड है इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी का सेक्टर, उसको भी रैशनलाइज करके अपने रेवेन्यूज को भी बढ़ाना, लोगों के लिए कीमतें करना और इकोनॉमिक ग्रोथ को स्पर करना बहुत इस वक्त अहमियत है। और मैं उम्मीद रखता हूं कि हमारे डेवलपमेंट पार्टनर्स बहुत कंस्ट्रक्टिवली इसके ऊपर सोच विचार करके हमारा साथ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सरदार अवैस लगारी मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे इससे। वेलकम बैक। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में इख्तलाफात की खबरें ख़त्म नहीं हुई थी कि JUIFA और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुमकिन इत्तेहाद से पहले ही दोनों जमातों के दरमियान एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी में तेज़ी आ गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत की कोशिशों और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मना करने के बावजूद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मौलाना फजल रहमान पर तनकीद जारी है, तो दूसरी तरफ JUIFA के रहनुमा जहां अली अमीन गंडापुर पर किसी और के एजेंडे पर चलने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वहीं यह दावा भी कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पर बैठकर आना चाहती है। अली अमीन गंडापुर के बयानात पर कल हमारे प्रोग्राम में रहनुमा JUIFA हाफिज हमदुल्ला ने दावा किया कि ऐसे बयानात देकर उन कुव्वतों की खिदमत की जा रही है जिन कुव्वतों को अपोजिशन का इत्तेहाद पसंद नहीं है, जबकि इससे पहले कामरान मुर्तज़ा भी इसी किस्म का दावा कर चुके हैं। मगर जहां JUIFA और अली अमीन गंडापुर के दरमियान बयानबाजी जारी है, वहीं आज अली अमीन गंडापुर के खिलाफ एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पेशावर तंजीम ने अली अमीन गंडापुर की सूबाई हुकूमत पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए अपनी ही हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का इंदिया दे दिया है। अहम बात यह कि कुछ रोज़ पहले पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़िला सतह का इजलास हुआ था, जिसका आज एलामिया जारी किया गया है और इस एलामिया में कहा गया है कि सूबे में तीसरी बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, लेकिन पेशावर अब भी मसाइल से दो चार है। अगर मसाइल के हल पर फौरी गौर ना हुआ तो सूबाई हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का ऑप्शन भी मौजूद है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अंदरूनी तौर पर क्या चल रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUIF के दरमियान बयानबाजी की वजह क्या है, इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शिराजी। बहुत शुक्रिया हैदर शिराजी हमें ज्वाइन करने के लिए। हैदर, वजह क्या है? अली अमीन गंडापुर मुसलसल तनकीद कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब पर। इमरान खान ने भी उनसे कहा था कि आप तनकीद ना करें, तो ये जो उनकी मकामी पॉलिटिक्स है यही वजह है, या जो अब JUIF इल्जाम लगा रही है कि वो किसी और के एजेंडा पर है और वो नहीं चाहते कि ऑपोजिशन का इत्तेहाद बने? ये सिर्फ अली अमीन गंडापुर ही नहीं, JUIF की तरफ से भी कुछ मामलात हैं। आपको याद होगा कि जिस वक्त अपोजिशन की जमातों ने इस्लामाबाद में 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, दूसरे रोज़ कामरान मुर्तज़ा वहाँ पहुँचे और वहाँ पर JUIF के 2 रहनुमाओं को गुफ्तगू करने का मौका दिया गया। हालांकि दीगर जमातों को एक एक फ़र्द को मौका दिया। वो इसलिए मौका दिया ताकि कुर्बतें ये बढ़ सकें, लेकिन कामरान मुर्तज़ा जिस वक्त गुफ्तगू करने के लिए आए थे तो उन्होंने कहा कि पॉलिसी स्टेटमेंट या मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़ तो गफूर हैदरी देंगे, लेकिन मैं ज़ाती गुफ्तगू करूँगा। इस गुफ्तगू में उन्होंने PTI पर कुछ इल्ज़ामात लगा दिए। अब इसके पीछे कुछ तफसीलात ये हैं कि हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि कामरान मुर्तज़ा ये चाहते थे कि जुडिशल कमीशन में अपोजिशन की तरफ से वो भी आएँ, और साथ उनकी ये भी ख्वाहिश थी कि चीफ़ जस्टिस से मुलाकात के मौका पर वो भी साथ हों, जो कि PTI के साथ रुकने वफ्द चीफ़ जस्टिस से मुलाकात के लिए गया था। ये मामला हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान के सामने भी उन्होंने रखा, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने इसे PTI के सामने नहीं रखा। मौलाना फजलुर रहमान जानते हैं कि अगर कोई भी इस मौका पर बात PTI के सामने रखी जाएगी तो वो फिर वही बात चलेगी कि मौलाना फजलुर रहमान कुछ शराइत की बुनियाद पर अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बन रहे हैं। उमर अयूब ने भी गुज़श्ता रोज़ मौलाना फजलुर रहमान की किसी भी शर्त की नफ़ी की और कहा कि मौलाना ने कोई भी शर्त उनके सामने नहीं रखी। और गुज़श्ता रोज़ पार्लियामेंट की राहदारियों में कामरान मुर्तज़ा से हमारी मुलाकात हुई। कामरान मुर्तज़ा से मैंने पूछा कि आपसे तो गुफ्तगू करनी है जिसमें आपकी ख्वाहिशें जो हैं इसके हवाले से जानना चाहते हैं। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने हंसते हुए कहा कि इसको ख्वाहिश ना कहें, ये इसको ख्वाहिश नहीं कहा जा सकता, ये ख्वाहिश से बढ़कर है। और उन्होंने कहका लगाकर वो JUIF की पार्लिमानी पार्टी के वहाँ जो चैम्बर है उसमें चले गए। इसके अलावा कामरान मुर्तज़ा ने जो गुफ्तगू की इसका पस मंज़र तो ये है, लेकिन दूसरी तरफ जो अली अमीन गंडापुर हैं वो अपोजिशन इत्तेहाद के हवाले से जो काम कर रहे हैं वो बहुत अहम है, क्योंकि सिर्फ अली अमीन का मामला नहीं। आपने महमूद खान अचकज़ई की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर देखें जो जिस शाम होटल इंतज़ामिया ने कहा कि वो अगले रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते या उनकी तकरीर, उन्होंने एक जुमला कहा है कि ये अपोजिशन इत्तेहाद वो है जो खुद हम सियासी जमातों ने बनाया है। ये वो पैगाम हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि महमूद खान अचकज़ई इस मौजूदा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मामलात को देखते हुए दे रहे थे, क्योंकि बैरिस्टर सैफ एक तरफ जमात इस्लामी से मिले, दूसरी तरफ GDA से मिले, तीसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान के सियासी तौर पर अगर देखा जाए तो एक तरह से इख्तलाफ है शिरानी ग्रुप से। तो बैरिस्टर सैफ मोहम्मद अली दुरानी और अली अमीन गंडापुर के भाई के हमरा ये मुलाकातें कर रहे हैं। तो इस वक्त ये समझा जा रहा है कि अपोजिशन इत्तेहाद के खिलाफ अली अमीन गंडापुर कोशां हैं। दूसरी तरफ इसमें बताएगा हैदर कि क्या कोई ऐसी शराइत हैं JUIF की या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि उस दिन हमने असद कैसर साहब से पूछा, उन्होंने कहा देखें ये बात हम पार्टी लेवल पे करेंगे, तो क्या ऐसे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिसका जो पब्लिक हुए हों अब तक? देखिए, इस वक्त मैं कोट कर सकता हूँ उमर अयूब को, जिन्होंने किसी भी शर्त के हवाले से वाज़े किया है कि कोई हमारे सामने मौलाना फजलुर रहमान ने शर्त नहीं रखी। असद कैसर ने भी कहा, लेकिन उन्होंने ये बताया है कि तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं। माजी में चूँकि दोनों जमातों का ऐसा ताल्लुक़ रहा है जिसकी बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन अब चूँकि मौलाना फजलुर रहमान मुल्क से बाहर थे तो ये तमाम पेशरफ्त हुई है जो कामरान मुर्तज़ा ने भी गुफ्तगू की है। तो इस बुनियाद पर अब मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान पहुँचे हैं और बताया ये जा रहा है कि वो वापसी पर अब अगले चंद दिन में ये उनकी जमात के रहनुमाओं की जानिब से जो गुफ्तगू हुई है और PTI की जानिब से जो अली अमीन गंडापुर खासकर उनकी तरफ से गुफ्तगू हुई है उसका जायज़ा लेंगे। लेकिन असद कैसर ने वाज़े कर दिया है कि सरदार अख्तर मंगल इस्लामाबाद आ रहे हैं और जल्द ही हम मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।